बिहार चुनाव से ठीक पहले एक बड़ा ट्विस्ट आ गया है। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर घोटाले के गंभीर आरोप लग गए हैं। फिर से तेजस्वी ने कहा कि ये सब साजिश है, हम लड़ेंगे साथी। तो आज के शो में इसी पर विस्तार से बात करते हैं। क्या है ये कथित घोटाला, लालू यादव पर क्या आरोप लगे हैं और एनडीए नेताओं ने कहा क्या, और इस फैसले की टाइमिंग पे सवाल काहे उठाए जा रहे हैं। सवाल तो इंडिया गठबंधन के सीट शेयरिंग फॉर्मूले इस पर भी बने हुए हैं। दिल्ली में हो रही है मीटिंग्स, भीतर भीतर क्या पकड़ा है ये सब समझेंगे। आईपीएस वाई पूर्ण कुमार की मौत की जांच किस कारण आगे नहीं बढ़ पा रही, लैपटॉप में ऐसा क्या है जिसे जांचा जाना बहुत ज़रूरी है। बात 2 प्रदेशों से आए रेप के मामलों की भी करेंगे कि कैसे नेताओं के बयान मामले की संवेदनशीलता को तिलांजलि दे रहे हैं। हत्यारी कफ सिरप और भगदड़ पर भी 2 अपडेट्स आए हैं। एक्शन हुआ है, क्या ये एक्शन न्याय की ओर ले जा पाएगा, बात इसकी भी करेंगे। नमस्ते, हम हैं सिद्धांत और शुरू हो चुका है दी लल्लन टॉप शो। Brought to you by Mrs. Bectors. मिसेस बेक्टर्स क्रेमिका नॉन स्टॉप बिस्किट्स और चाय तो स्वाद आ जाए। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव को कथित आईआरसीटीसी स्कैम का आरोपी माना है और तीनों के खिलाफ केस चलेगा। 13 अक्टूबर को हुई सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि लालू यादव ने टेंडर प्रोसेस को प्रभावित किया। कम दाम पर जमीनों के पार्सल लालू यादव और राबड़ी देवी को ट्रांसफर किए गए, इससे सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा। सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव ने खुद को निर्दोष बताया, यानी अब सब कुछ अदालत की सुनवाई में ही तय होगा। प्रतिक्रियाएं और भी आई हैं, उन पर आगे बात करते हैं। पहले जानते हैं कि मामला क्या है। साल 2017 में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने यानी सीबीआई ने एक मुकदमा दर्ज किया। एजेंसी के मुताबिक साल 2004 से 2009 के बीच एक घोटाला हुआ था। तब लालू यादव यूपीए की पहली सरकार में केंद्रीय रेल मंत्री हुआ करते थे। आरोप है कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन यानी आईआरसीटीसी, इसके 2 होटल्स का ठेका गलत तरीके से एक कंपनी को दिया गया। उस कंपनी का नाम सुजाता होटल्स। इस कंपनी के मालिक विनय कोचर और विजय कोचर। कोचर बंधुओं को, इन्हीं कोचर बंधुओं को लालू प्रसाद यादव का करीबी बताया जाता है। एजेंसी ने आरोप लगाया कि लालू यादव ने अपने पद का दुरुपयोग किया। होटल के ठेके के प्रोसेस में बदलाव किए गए ताकि सुजाता होटल्स को लाभ मिले। बदले में लालू यादव को पटना के एक प्राइम इलाके में 3 एकड़ जमीन मिली। जमीन की कीमत लगाई गई इस लेन देन में 1.93 करोड़ रुपए, जबकि सर्किल रेट के हिसाब से जमीन की कीमत कई गुना ज्यादा थी। कई खबरों में से 90 करोड़ से भी ज्यादा का बताया गया है। लेकिन लालू यादव को ये जमीन मिली कैसे? आरोप है कि कोचर ब्रदर्स ने सबसे पहले यह जमीन डिलाइट मार्केटिंग कंपनी को दे दी। डिलाइट जो है वो लालू यादव परिवार की करीबी सरला गुप्ता की कंपनी बताया गया आरोपों में। बाद में 2010 से 2014 के बीच ये जमीन राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को ट्रांसफर कर दी गई। एजेंसी का आरोप है कि डिलाइट मार्केटिंग कंपनी ने सिर्फ 65 लाख रुपए में ये जमीन लारा प्रोजेक्ट्स को ट्रांसफर कर दी। लारा यानी लालू का ला प्लस राबड़ी का रा बन गया लारा, ऐसा कहा गया। अब इस लारा प्रोजेक्ट्स को एजेंसी ने लालू परिवार की ही कंपनी बताया। फिर सीबीआई ने इस मामले में कुल 14 लोगों को आरोपी बनाया। इनमें आईआरसीटीसी के पूर्व अधिकारी भी शामिल थे। केंद्रीय एजेंसी ने कहा कि दोष सिद्ध करने के लिए उसके पास पर्याप्त सबूत हैं। सीबीआई ने मुख्य तौर पर लालू प्रसाद यादव पर ये आरोप लगाए हैं। लालू यादव ने आपराधिक साजिश रची, जनसेवक के तौर पर अपने पद का दुरुपयोग किया। लालू प्रसाद यादव ने ठेके की प्रक्रिया और उसकी शर्तों को प्रभावित किया। कोचर बंधुओं से जमीन हासिल करने के लिए भी लालू यादव ने साजिश रची और राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को जमीन ट्रांसफर कराने के लिए लालू यादव ने मामले के दूसरे आरोपियों के साथ मिलकर साजिश रची। एजेंसी ने साल 2018 में चार्जशीट दाखिल की। तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी पर आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के आरोप भी लगाए। अगर तीनों के खिलाफ आरोप साबित हुए तो 1 से 7 साल तक की सजा हो सकती है। अब 13 अक्टूबर को लालू यादव व्हील चेयर पे कोर्ट पहुंचे। राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव भी उनके साथ मौजूद थे। अदालत ने धाराएं सामने ही गिना दी। आईपीसी की धारा 420 धोखाधड़ी और बेईमानी, आईपीसी की धारा 120B आपराधिक साजिश, भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धाराएं 13(1) और 13(2).
सुनवाई के बाद प्रतिक्रियाएं आई। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और मौजूदा नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने एक्स पर लिखा, सबसे पहले जब तक दंगाई और संविधान विरोधी बीजेपी सत्ता में है और जब तक मेरी उम्र है बीजेपी से लड़ते रहेंगे। 1 महीने पहले बिहार आकर गृह मंत्री अमित शाह जी ने हमें धमकी दी थी कि चुनाव लड़ने लायक नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हम लड़ेंगे और जीतेंगे। तेजस्वी मीडिया से भी मुखातब हुए और बोले कि लालू यादव जी की रेल मंत्री रहते हुए रेलवे को फायदे में पहुंचाया गया और अब उन्हीं पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि भाई हम तो पहले कई दिनों से कह रहे थे कि अब चुनाव आया है तो इस तरह की चीजें होंगी, लेकिन फिर भी न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हुए हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हम लोग हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे और तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है। देखिए, शुरू से ही पॉलिटिकल वेंडेटा, जिस व्यक्ति ने 90,000 करोड़ का मुनाफा रेलवे को दिया, हर बजट में किराया कम किया, ऐतिहासिक रेलवे मंत्री के रूप से जाने गए, हार्वर्ड एनसीईआरटी से लेकर के आईएम के बच्चे लालू जी से पढ़ने आए, मैनेजमेंट गुरु के नाम से जाना गया। तो बिहार के लोग जानते हैं, देश के लोग जानते हैं कि सच्चाई क्या है। दूसरे विपक्षी नेताओं की भी प्रतिक्रियाएं, उन्होंने भी इसे राजनीतिक बदला करार दिया। प्रतिशोध और राजनीतिक दुराग्रह का खेल जब से पिछले 11 साल से ये लोग चला रहे हैं, राजनीतिक प्रतिद्वंदी जो भी है उनको निशाने पे लाके ये सब किया जाता है। मैं कोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो सरकार है देश में वो हमेशा अपने राजनीतिक विरोधियों को प्रताड़ित करता है, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, कोर्ट हो, सबके माध्यम से। लेकिन इस सब का बिहार चुनाव पर कोई असर नहीं होला, इसका उल्टा असर होने वाला है। इधर एनडीए नेताओं ने कहा कि आरोप तो उसी पर तय होंगे जो भ्रष्टाचार करेगा। आईआरसीटीसी होटल घोटाले में लालू परिवार, लालू जी, राबड़ी जी और तेजस्वी पर आरोप तय माननीय न्यायालय ने किया है और जो भ्रष्टाचार करेगा, जो घोटाला करेगा, जो धोखाधड़ी करेगा, तो कोर्ट उस पर आरोप तय करेगी ही, उचित फैसला लेगी ही। कानून इस देश का सबसे बड़ा है, इसलिए जो उन्होंने घोटाला किया है, भ्रष्टाचार किया है, कानून उसको निश्चित रूप से उस तक पहुंचेगी। ये तो थी प्रतिक्रियाएं। एक बात और, सीबीआई और ईडी लालू यादव और उनके परिवार के खिलाफ एक और मामले की जांच कर रही है, कथित लैंड फॉर जॉब्स स्कैम। जो पहला वाला मामला है वो लैंड फॉर टेंडर स्कैम कहा जाता है, आम भाषा में आईआरसीटीसी स्कैम कहा जाता है। जो लैंड फॉर जॉब स्कैम है उस पर क्या आरोप है कि लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए रेलवे की नौकरियों में घोटाला हुआ। नौकरी देने से पहले ज़मीनें ट्रांसफ़र कराई गईं। एजेंसी के मुताबिक बिहार में करीब 1 लाख स्क्वायर फीट की ज़मीन महज 26 लाख रुपए में लालू परिवार को दे दी गई, जबकि उस समय के सर्किल रेट के हिसाब से उसकी कीमत 4 करोड़ 39 लाख रुपए थी। कम पैसे में ज़मीन लेने के बाद भुगतान कैश में किया गया। वहीं ज़मीनों के बदले मुंबई, हाजीपुर, कोलकाता और जयपुर जोन्स में मंडलों में ग्रुप डी की नौकरियां दी गईं। अब इस मामले में, लैंड फॉर जॉब्स वाले मामले में, ईडी ने जनवरी 2024 में लालू यादव और तेजस्वी यादव से 10 घंटे से ज़्यादा पूछताछ की थी। इधर सीबीआई ने अपनी शुरुआती जांच के बाद ये सब बताया था क्या कि पटना की रहने वाली किरण देवी ने नवंबर 2007 में सिर्फ 3,70,000 रुपए में अपनी 80,905 स्क्वायर फुट की ज़मीन लालू यादव की बेटी मीसा भारती को बेची थी। इसके बाद 2008 में सेंट्रल रेलवे मुंबई में किरण देवी के बेटे अभिषेक कुमार को नौकरी मिल गई। फरवरी 2008 पटना के किशन देव राय ने अपनी करीब 3,500 स्क्वायर फीट की ज़मीन राबड़ी देवी को बेच दी, सिर्फ 4.25 लाख रुपए में। इसी साल किशन के परिवार के 3 सदस्यों राजकुमार, मिथिलेश कुमार और अजय कुमार को मध्य रेलवे मुंबई में ग्रुप डी के पद पर नौकरी मिल गई। पटना के रहने वाले लाल बाबू राय ने मई 2015 में मात्र 13 लाख रुपए में अपनी 1,360 स्क्वायर फीट की ज़मीन राबड़ी देवी के नाम कर दी। सीबीआई ने जांच की तो पता चला कि लाल बाबू राय के बेटे लाल चंद कुमार को 2006 में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर में नौकरी मिल गई थी। इसी तरह के और भी आरोप एजेंसी ने लगाए हैं। एजेंसी ने इसके तार दिल्ली तक जोड़े हैं। मसलन तेजस्वी यादव पे आरोप है कि उन्होंने दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में 150 करोड़ का बंगला बहुत सस्ते दामों में खरीद लिया। आरोप है कि यह भी कथित लैंड फॉर जॉब स्कैम की ही तरह है।
ये थी पूरी जानकारी। अब इस डेवलपमेंट का बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, ये वक्त बताएगा। हम आपको अभी के कुछ ज़रूरी डेवलपमेंट्स बताते हैं। कल यानी 12 अक्टूबर को एनडीए ने अपनी सीट शेयरिंग का ऐलान किया। बिहार में नीतीश कुमार का जदयू अब बीजेपी का बड़ा भाई नहीं रहा, यानी दोनों पार्टियों ने 101 सीटों पर लड़ने का ऐलान कर दिया। चिराग पासवान वाली एलजेपी को 29 सीटें दी गई, वहीं आरएलएम और एचएएम इन दोनों को 6 सीटें दी गई। आरएलएम यानी उपेंद्र कुशवाहा, एचएएम यानी जीतन राम मांझी। जल्द ही पहले चरण के उम्मीदवारों के ऐलान की भी संभावना है। इधर सीट शेयरिंग को लेकर विपक्षी गठबंधन में मंथन चल रहा है। दिल्ली में बड़ी बैठकें चल रही। बताया जा रहा है कि वीआईपी के सर्वेसर्वा मुकेश सहनी को 18 सीटों का ऑफर दिया गया है। हालांकि शर्त यह है कि इनमें से 10 उम्मीदवार आरजेडी के होंगे। वहीं कांग्रेस ने भी कुछ उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं। इधर लेफ्ट पार्टियों का कहना है कि कांग्रेस और आरजेडी को थोड़ा त्याग करना पड़ेगा और इन इन सारे डेवलपमेंट्स के बीच ऐसा कहा जा रहा है कि 13 अक्टूबर की देर शाम तक इंडिया गठबंधन के सीट शेयरिंग फॉर्मूले का ऐलान हो जाएगा। बड़ी खबर के आखिर में एक और ज़रूरी अपडेट। प्रशांत किशोर वाली जनसुराज पार्टी ने भी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 13 अक्टूबर को दूसरी लिस्ट जारी कर दी। इसमें कुल 65 उम्मीदवारों के नाम है। लिस्ट आपकी स्क्रीन पे चल रहा है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि टिकट वितरण में अति पिछड़ा समाज की 1/3 भागीदारी है। हमने कहा था कि समाज के अच्छे लोगों को लाएंगे और वही कर रहे हैं, ऐसा प्रशांत किशोर ने कहा। बिहार पर दी लल्लन टॉप का भी ऐलान है। क्या है वो ऐलान? यही कि इंसान ने सबसे पहले पहिया बनाया, जो घूमा तो दुनिया बढ़ी आगे। रास्ते में होती गई तरक्की, जुड़ते रहे कबीले, आए राजे रजवाड़े। समय का पहिया घूमा तो हुए आंदोलन और मिला लोकतंत्र, और बारी है सबसे पहले को सबसे बेहतर से मिलाने की। सवाल था कि क्या बिहार में लोकतंत्र का पहिया घूम रहा है, तो कैसा घूम रहा है? और जवाब खोजने के लिए पहिए पे ही हम चढ़ बैठे। हम हुए चलती गाड़ी पर सवार और जाना बिहार का हाल। तैयार हो जाइए दी लल्लन टॉप के बिहार चुनाव स्पेशल शो सत्ता की सवारी के लिए 14 अक्टूबर यानी कल से सुबह 9 बजे से देखना मत भूलिएगा। फिलहाल सुर्खियां। पहली सुर्खी आईपीएस वाई पूरन कुमार की मौत से जुड़ी हुई है। 7 अक्टूबर को उन्होंने अपनी जान दे दी थी, लेकिन करीब 1 हफ्ता बीत जाने के बाद भी अब तक न उनका पोस्टमार्टम हुआ है, न अंतिम संस्कार। परिवार के मुताबिक एसआईटी का गठन होने के बाद भी मामले की जांच में अभी तक कोई एक्शन सामने नहीं आया है। इंडिया टुडे की कमलजीत संधू की रिपोर्ट के मुताबिक जिस लैपटॉप से आईपीएस पूरन कुमार ने अपना आखिरी नोट लिखा था, उसे अभी तक पुलिस को सौंपा ही नहीं गया है। लैपटॉप में टाइप किए गए नोट और उससे भेजे गए ईमेल की जांच अहम है। इससे नोट की ऑथेंटिसिटी और मौत से पहले की सिचुएशन और अन्य बातें साफ होंगी। आधिकारिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पुलिस टेक्निकल और फॉरेंसिक सबूतों के आधार पर आगे एक्शन लेगी। अगर परिवार पोस्टमार्टम के लिए परमिशन नहीं देता तो पुलिस कानूनी रास्ता ले सकती है। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पोस्टमार्टम करा सकती है, जिससे एविडेंस न मिटे। उधर चंडीगढ़ पुलिस ने आईपीएस पूरन कुमार के कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड भी जो है उसको भी चेक किया है। मौत से पहले उन्होंने कई अधिकारियों और अपने वकील और परिचितों से बातचीत की थी। पुलिस अब इन लोगों से भी पूछताछ करेगी। फिलहाल 5 लोगों से पूछताछ हो चुकी है। इसमें आईपीएस पूरन के घर में काम करने वाले लोग और करीबी लोग शामिल हैं। आईपीएस पूरन ने 8 पन्नों के अपने फाइनल नोट में 9 सर्विंग और 4 रिटायर्ड अधिकारियों के नाम लिखे थे। मेंटल हरासमेंट और जातिगत भेदभाव के आरोप लगाए थे, लेकिन इतने दिनों में उनमें से केवल एक अधिकारी रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारणिया के खिलाफ कार्रवाई हुई। उन्हें एसपी के पद से हटा दिया गया। फिलहाल उन्हें कोई पोस्टिंग नहीं दी गई है। आईपीएस पूरन के परिवार का जोर बिजारणिया और डीजीपी शत्रुजीत कपूर उनकी गिरफ्तारी पर है। उधर नरेंद्र बिजारणिया के समर्थन में अलग अलग खाप के लोग आ गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खाप प्रतिनिधियों ने आईपीएस वाई पूरन कुमार की मौत पर दुख जताया, लेकिन नरेंद्र के खिलाफ एक्शन का विरोध किया। मामले को जातिवादी चश्मे से न देखने की उन्होंने मांग कही। उधर 12 अक्टूबर को एक महापंचायत आईपीएस पूरन के समर्थन में भी हुई। महापंचायत के अध्यक्ष जननारायण ने हरियाणा सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया। बोले कि डीजीपी शत्रुजीत को पद से हटाया जाए, नहीं तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने आईपीएस पूरन की पत्नी आईएएस अमनीत को एक चिट्ठी भी लिखी। वहीं कई दलों के नेताओं और अधिकारी आईपीएस पूरन के परिजनों से भी मिले। मौत पर दुख जताया। क्या कहा, नेताओं से सुनिए। कोई राजनीति नहीं कर रहा, लेकिन जो हुए है घटना घटी है, बड़ी दुखदायी घटना है। तो यही दल हमने यही मांग किया, दोषी को सजा दो और इंसाफ देना सरकार की जिम्मेवारी है। सरकार अपनी जिम्मेवारी से ना हटे और जो इंसाफ है उसको दे और उस परिवार की संतुष्टि कराएं।
एक आईपीएस की दुखद मौत के बाद सियासत तेज है। परिवार आरोपी अधिकारियों पर एक्शन लेने की मांग पे अड़ा है। मान मनोवल भी जारी है। जल्द ही एक बेहतर सॉल्यूशन निकले और आईपीएस पूरन के परिवार को न्याय मिले, इस उम्मीद के साथ चलते हैं अगली सुर्खी पे। अगली सुर्खी में जिक्र 2 रेप केसेस का। पहला रेप केस है पश्चिम बंगाल से। 10 अक्टूबर को दुर्गापुर मेडिकल कॉलेज की छात्रा के साथ बलात्कार हुआ। 3 दिन में 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एक की तलाश जारी है। पकड़े गए 5 आरोपियों को 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस के मुताबिक 10 अक्टूबर की रात छात्रा अपने दोस्त के साथ कैंपस के बाहर डिनर करने निकली थी। कैंपस के बाहर खड़े 3 लड़कों ने उसका मोबाइल छीना, फिर उसे जबरन जंगल में घसीट कर ले गए। तीनों ने उसका बलात्कार किया। रिपोर्ट के मुताबिक उसका दोस्त मौके से भाग गया था। छात्रा को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां उसकी हालत स्थिर है। इलाज जारी है। उसके दोस्त को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। ममता बनर्जी सूबे की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की सर्वेसर्वा, उन्होंने इस घटना पर एक ऐसी बात कही है जो बेहद अफसोसजनक है। सीएम ने छात्रा के कैंपस से बाहर जाने की टाइमिंग पे ही सवाल उठाए हैं। बोली कि छात्रा रात में 12:30 बजे कैंपस के बाहर कैसे निकली। बयान दूर तक फैला। आलोचना हुई तो बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया वाली सफाई भी दे दी गई। वहीं छात्रा के पिता ने ममता के बयान को झूठा और संवेदनहीन बताया। बोले कि घटना 8-9 बजे की है रात की। ममता बनर्जी एक महिला होकर ऐसे बयान कैसे दे सकती हैं। ममता बनर्जी के बयान की बीजेपी नेताओं ने भी आलोचना की। सुनिए। तो खुद ही स्वीकार कर लिया कि पश्चिम बंगाल महिला के लिए सुरक्षित नहीं है। उसका सांसद सौगत राय भी बोल रहा है, स्वीकार कर लिया है। इतना दिन से इतना नौटंकी का क्या ज़रूरत था। पश्चिम बंगाल सेफ है, अभी खुद स्वीकार कर रहे हैं। आज के डेट में 2025 में बोल रहे हैं कि महिला लोग बाहर नहीं निकले। एक डॉक्टर बेटी को बोल रहे हैं। आप सोचिए, जो माँ अपने बच्चे को जन्म देने के लिए अगर ऐसा कुछ हुआ है, तब क्या वो बोलेंगे नेक्स्ट डे सुबह में जाएंगे, रात में नहीं जाएंगे। बेटी को, महिला लोगों को अंदर में रहना चाहिए। अब देखिए देश में कैसा आगे बढ़ रहा है देश। ऑपरेशन सिंदूर में भी महिला लोग सामने आया, सामने से नेतृत्व दिया। सोफिया कुरैशी को देखिए, भूमिका सिंह को देखिए। और अभी पश्चिम बंगाल में वो पाकिस्तान में घुस के वो पाकिस्तान को मारा रात में जाके। और ये बोल रहा है रात में महिला लोग 8 बजे के बाद घर से मत निकलो। अगला केस। प्रदेश बदला, दिन बदला, लेकिन मामला वही। इस बार खबर उत्तर प्रदेश से है। 11 अक्टूबर की शाम एक 16 साल की दलित लड़की के साथ गैंगरेप हुआ। घटना लखनऊ के बंथरा इलाके की है। 4 आरोपी पकड़े जा चुके हैं। पुलिस के मुताबिक 11 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे एक लड़की अपनी बड़ी बहन से मिलने घर से निकली। अपने एक दोस्त के साथ मोटरसाइकिल पे बैठ के बीच में दोनों एक पेट्रोल पंप के पास आम के बगीचे में रुके। तभी 5 लोग वहां पहुंचे। उन्होंने लड़की के साथी को पीटा, उसे वहां से भगा दिया। उसके बाद 5 ने लड़की का बलात्कार किया। मामले की जांच चल रही है। 5वां आरोपी अभी फरार है। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने मामले को दुखद और शर्मनाक बताया है। जल्द से जल्द एक्शन लेने की मांग की है। अगली सुर्खी। हथियारी कफ सिरप बनाने वाली कंपनी श्री सन फार्मा के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। तमिलनाडु सरकार ने कंपनी को बंद करने का आदेश दिया है। कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है। तमिलनाडु के ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट के अधिकारियों को कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस में भी खामियां मिली हैं। साथ ही लैब में भी अनियमितताएं पाई गई। अधिकारियों ने 300 से ज़्यादा मामलों में गड़बड़ियां पकड़ी। इधर ईडी ने श्री सन फार्मास्यूटिकल से जुड़े 60 ठिकानों पर छापेमारी की है। इसके अलावा तमिलनाडु फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी TNFEDA के डायरेक्टर इंचार्ज PU कार्तिकेयन के ठिकानों पर भी ईडी ने रेड मार दी है। कार्रवाई PMLA के तहत हुई है। एजेंसी से साबित करने के लिए सबूत इकट्ठा करना चाह रही है। अगली सुर्खी। तमिलनाडु के करूर भगदड़ केस की जांच अब CBI करेगी। आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। कोर्ट ने कहा कि CBI जांच की निगरानी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अजय रस्तोगी की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी। कमेटी में 2 IPS अधिकारी होंगे। कुछ शर्तें हैं। अधिकारी IGP रैंक से नीचे के नहीं होने चाहिए। वो तमिलनाडु काडर के हों, लेकिन वहाँ के मूल निवासी न हों। 27 सितंबर को एक्टर विजय की पार्टी TVK की इस एक रैली में भगदड़ मची गई थी। 41 लोगों की मौत हो गई थी। मामला मद्रास हाई कोर्ट गया। कोर्ट ने SIT का गठन कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट की चेन्नई बेंच की आलोचना भी की। कोर्ट ने कहा कि करूर मद्रास हाई कोर्ट की मदुरई बेंच के अधिकार क्षेत्र में आता है। चेन्नई बेंच को यह मामला सुनने का अधिकार ही नहीं था। आज का लल्लन टॉप शो यहीं तक। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।